तो हेलो एवरीवन, हम लोग ने 1909 तक पूरा देख लिया था कि किस तरह से चीजें हो रही थी। 1909 तक जो भी हमने एक्ट्स देख लिए थे। अब इसके आगे की जो कहानी है वो थोड़ी सी हिस्ट्री से रिलेटेड है। एक्ट्स है उसमें, लेकिन आपको हिस्ट्री में फुल चीजें सब चीज पढ़नी है और उसको डिटेल्स में पढ़नी होती है। तो इसलिए हम लोग जो शुरू करने वाले हैं थोड़ा सा बीच का पार्ट छोड़ते हैं और ये जो हिस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि क्या होगा ना कि सिंपली हम लोग को ऐसा चीज पढ़ना है कि हम लोग को याद भी रहे और जो कि एक मक्खन हो। ऐसा नहीं, देखिए सक्सेस का एक पीछे रूल होता है कि हम वही चीज को टारगेट करें जिस चीज को टारगेट करना है। मतलब कि अगर हमारा एरिया इस चीज को है तो अगर इसी चीज में सक्सेस पाना है तो इस एरिया को टारगेट करेंगे तो हम सक्सेस पाएंगे। लेकिन इस एरिया से अगर बाहर निकलते हैं तो शायद हम भटक जाते हैं अपना रास्ता। तो जस्ट लाइक यहाँ पर भी है, तो हम लोग पॉलिटी के दृष्टिकोण से सारी चीजों को देखेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट होगा पॉलिटी के लिए और जो चीजें यूपीएससी में ज्यादा अक्सर पूछती है उसको हम लोग देखेंगे। हालांकि आपको हिस्ट्री में भी ये सारी चीजें पढ़नी है। अभी जो शुरुआती को जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो भी डिटेल्स में, तो बीच में मत जाइएगा कि हम लोग 1909 से 1947 का चीजें क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे भी 1934 से यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। तो हम अब देखेंगे कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको हिस्ट्री का लेक्चर मिलेगा जल्दी, तो उसमें सारी चीजें आपको 1 to 1 हर चीज आपको मिल जाएगा। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो है टॉपिक ये शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले हमारे देश में पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया आया था वो किसके मन में आया था? एम.एन. राव जी के मन में आया था 1934 में। और ये अपना आइडिया कांग्रेस को बताए थे। ठीक है, आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बार आता है एम.एन. राव के पास और ये 1934 की बात है। तब 1935 में क्या होता है कि कांग्रेस ने इनकी आइडिया को देखा, समझा और बोला, उन्हें डिमांड कर दिया अंग्रेजों से, ब्रिटिश से, कि नहीं अब एक तो हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही। ठीक है, ये 1935 में कांग्रेस जो है इस चीज का डिमांड करती है। ठीक है, अब 1938 में, ठीक है, अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया आया था एम.एन. राव को। 1935 में कांग्रेस ने डिमांड करती है कि नहीं अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और लेकिन 1938 में क्या होता है कि अब नेहरू जी जो है, जवाहरलाल जो नेहरू हैं, वो इस चीज का डिमांड करते हैं कि एक अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा जो कि किसी भी एक भी बाहर का मेंबर अब होगा नहीं। अब बाहर का मेंबर को हम रखेंगे नहीं, एक हमारा ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगा और उसमें बाहर का मेंबर कोई नहीं होगा। और इसमें जो लोग चुन के आएंगे वो आएंगे एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब कि वोटिंग के थ्रू। क्लियर है? अब 1938 के इस डिमांड के बाद, जवाहरलाल नेहरू के इस डिमांड के बाद कि अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा और उसमें कोई भी बाहरी मेंबर नहीं होंगे और उसमें जो भी मेंबर होंगे वो किसके थ्रू आएंगे? एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू आएंगे। तो 1940 में क्या होता है कि एक अगस्त ऑफर फेंक दिया जाता है। ब्रिटिश कहते हैं लो ये लेमन जूस है, खा लो, थोड़ा सा गाजर है, मूली, ये खा लो, जो भी खाना है खा लो। ठीक है, अब ये अगस्त ऑफर उसी तरह का था जैसे कि एक बच्चे को फुसलाने के लिए कोई चीज दे दी जाती है। क्योंकि अब क्या हुआ था कि 1939 के लास्ट में, ठीक है, द एंड ऑफ 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया था। वर्ल्ड वार 2 शुरू होने से ब्रिटिश वैसे ही टेंशन में आ रखे थे, तो उनको चाहिए था अब तो कैसे ऐसा ऑलरेडी टेंशन में है और इंडिया भी टेंशन देने लगे तो फिर दिक्कत होने लगेगा। तो उनको लगा, उन लोगों को लगा कि अब किसी तरह इनको बहला फुसला कर हम लोग टालते हैं। ठीक है, तो 1939 में क्या होता है कि वर्ल्ड वार 2 लास्ट में, 1939 के लास्ट में वर्ल्ड वार 2 शुरू होता है। और यहाँ पर ब्रिटिश ने किसी तरह कुछ रोकने के लिए, कुछ दिन तक इनका डिमांड, इंडियंस के डिमांड को रोकने के लिए उन्होंने एक अगस्त ऑफर फेंका और बोला कि ठीक है, मानते हैं तुम्हारी बात, ठीक है, तुम्हारे बात तो मानते हैं कि एक तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। कब तक रुक जाओ? तब तक जब तक ये जो लफड़ा चल रहा है, मतलब वर्ल्ड वार 2, इसको खत्म हो जाने। तो 1942 में एक क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स कौन सा है? क्रिप्स जो है वहां का प्रेसिडेंट, सॉरी ट्रेड का प्रेसिडेंट है। ठीक है, कहाँ का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसमें जो ट्रेड वाला सेशन है, ठीक है, तो उस ट्रेड का वो प्रेसिडेंट होता है और वो रहता है इंग्लैंड में। ठीक है, और वहां से एक क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन के जरिए 1942 में यह बताया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की बनेगी वो आफ्टर वर्ल्ड वार 2 बनेगी। ठीक है, अब इससे इंडियन हो गए नाराज कि
ये तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि देते हैं बेटा देते हैं, लेकिन ये तो देता नहीं है सब, मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने नहीं देता है, मतलब इनको ये सब रोक के रखा है। क्योंकि देखिए पावर जो होती है किसी के हाथ में है तो उससे पहले लेना होता है, तब जाकर आप बना सकते हैं। पहले इंडियन बैठ कर नहीं बना सकते हैं, उसको लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इंडिया उसका ब्रिटिश का वर्चस्व था, तो ये डायलॉग के थ्रू ही चीजें कंप्लीट हो सकती थी। पहले क्या होता था कि पहले लोग एकत्रित नहीं थे। 1909 से, वही मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में बोला था कि 1909 से ऐसा पहले क्या हुआ था कि उतने सालों बाद भी हमारा जो 1773 से चार्टर एक्ट शुरू हुआ था और उतने सालों बाद भी हमारा देश आजाद नहीं हो पाया था। लेकिन 1909 से लेके 1947 का फासला बहुत कम का है और यहाँ पर हमारा देश आजाद हो जाता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लेता है 1950 तक और सारी चीजें हो जाती है। ऐसा क्या होता है? तो इसके बाद मैंने आपको ये भी बोला था कि उस समय हमारे पास गांधी जी जैसे लोग नहीं थे जो कि हर चीजों को एक जगह पहले रोड मैप तैयार होता। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कुछ सक्सेस करना होगा, किसी चीज में कुछ बनना होगा, तो आप पहले रोड मैप तैयार कीजिएगा कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, हमारे आने वाले रास्ते में बाधाएं क्या है, व्हाट इज बोल सकते हैं ऑब्जेक्शन बिटवीन दी वे ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल बोल सकते हैं कि हमारे जो वे ऑफ सक्सेस है उसके बीच में ऑब्स्टेकल्स कौन कौन से हैं। तो क्या करेंगे, पहले उस ऑब्स्टेकल्स को पहचानिएगा और उसको दूर करने की 1 by 1 कोशिश कीजिएगा, या फिर उस ऑब्स्टेकल को जैसे दूर हो सकता है वैसे करने की कोशिश कीजिएगा। तो दैट्स ऑल। गांधी जी ने भी यही किया था कि अपने जो भी पढ़े उन्होंने सारी चीजों को पहचाना कि हमारे देश में डाइवर्सिटी क्यों है, हमारे देश के लोग एकजुट क्यों नहीं है, प्रिंसली स्टेट अलग क्यों है, सारी चीज को देखा और समझा, तब जाकर यहाँ पर उन्होंने ये हर चीज स्टेप उठाते थे। मैं आता हूं फिर से 1942 के क्रिप्स मिशन पर। तो क्रिप्स मिशन बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम तुमको बनाकर देंगे, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 थोड़ा सा रुक जाओ। तो इंडियंस जो है हैप्पी नहीं थे। और गांधी जी का एक यहाँ पर फेमस, एक मिनट, तो गांधी जी का एक यहाँ पर फेमस कोट था, मैं उसको भी सुनाना चाहूंगा क्योंकि ये एक फेमस कोट्स है। तो सिंपल सा चीज है कि फेमस ही है। एक मिनट, थोड़ा सा मेरा सिस्टम कोर्स था, वो था कि ये जो क्रिप्स मिशन है उन्होंने क्रिप्स मिशन के लिए बोला था कि पोस्ट डेटेड चेक ऑफ फाइलिंग बैंक, मतलब कि एक वैसा बैंक का चेक है ये, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ फाइलिंग बैंक, यानी कि वैसा बैंक का एक चेक है जो कि पोस्ट डेटेड है, मतलब कि आने वाले समय के लिए है। वैसा बैंक का ये है कि जो कि गिरने वाला है, जो कि डूबने वाला है, वैसा बैंक का ये चेक है। क्रिप्स मिशन को उन्होंने गांधी जी ने बोला था कि ये वैसा चेक है, वैसा चेक जो कि जिस बैंक का चेक है वो बैंक क्या करने वाला है, डूबने वाला है। अब सिंपल सा बात है। अब इंडियन तो इससे हैप्पी नहीं थे 1942 तक क्रिप्स मिशन में। अब यहां से चीजें बदलती हैं और क्या बदलती हैं वहां से आते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 होता है, खत्म भी होता है, इंडियंस के भी कुछ सैनिक उसमें जाते हैं, ठीक है। और क्रिप्स मिशन के जरिए ये बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनेगी। तो अब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, 1945 तक वर्ल्ड वॉर चलता है। आपको फिर से दिलाना चाहूंगा कि 1939 के एंड से लेके 1945 तक चलता है वर्ल्ड वॉर 2। और इसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान 1946 आता है और इसको थोड़ा सा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें 3 मेंबर होते हैं जो कि ये फाइनली फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ऑफिशियली एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अब ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत 3 मेंबर, अब 3 मेंबर कौन कौन से होते हैं, तो वही उसमें से एक क्रिप्स मिशन वाला बंदा है, जो क्रिप्स होता है वो होता है, ठीक है। बाकी और 2 होते हैं, एवे लेवेंडर होते हैं एक, तो उस तरह के लोग होते हैं जो कि इंग्लैंड के असल में होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि फाइनली इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट करते हैं कि एक अपना एक, सिर्फ यहां पर मैं फिर से जोर दे रहा हूं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस समय फिर से एक पाकिस्तान की जो सेपरेशन की बात होने लगी थी, मुस्लिम लीग की अलग का नाम थे कि नहीं, एक हमारे लिए अलग देश होना चाहिए और अलग देश होगा तो अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी होगी। लेकिन इस समय तक अभी कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है, क्रिप्स मिशन प्लान के अंतर्गत।
अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी इसमें से लोग पार्शियली इलेक्टेड होंगे और पार्शियली नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है। अब ये सारी चीजें 1946 आ गई। हमको आपको याद दिलाने में 1947 तक हम आजाद हुए थे और 1950 तक सारी चीजें बनी थी, लेकिन अभी जो कहानी चल रही है वो 1946 की चल रही है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसमें पार्शियली लोग इलेक्टेड होंगे और पार्शियली नॉमिनेटेड होंगे। यहाँ पर और आते हैं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारा फॉर्मेशन हुआ था उसमें 389 सीट्स है, जिसमें 296 सीट जो है वो ब्रिटिश इंडिया के थे, ठीक है, जिसमें कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर स्टेट असेंबली से आएंगे और 93, ठीक है, प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट का मतलब कि वैसा स्टेट की जो कि अभी ब्रिटिश के कब्जे में नहीं था, मतलब जिसमें राजा रहते थे, जिसमें राजा का काम चलता था, या फिर ब्रिटिश के कब्जे में भी था तो राजा वहां का हेड होता था, ठीक है। तो 93 जो ऐसे लोग होंगे जो कि नॉमिनेटेड होंगे और वो प्रिंसली स्टेट से आएंगे, और 296 जो होंगे वो कि ब्रिटिश इंडिया से आएंगे और इसमें जो कि इलेक्टेड होंगे, ठीक है। टोटल 389 सीटें थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो चीजें हैं वो बनी नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी तरह, ये तो बन चुकी है, लेकिन फिर इसमें दिक्कत आ जाता है, हमारा एक नया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है, उसको भी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। अब बात थोड़ा सा इस तरह की है, थोड़ा सा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब जो ये सीट डिसाइड होंगे वो पॉपुलेशन के आधार पर थी कि जिसके पास ज्यादा पॉपुलेशन, ठीक है, उसके पास उतना सीट उस असेस्ट के बाद। अब यहां पर आगे आते हैं कि आगे की कहानी को समझते हैं कि क्या होता है। शायद दिख रहा होगा, हाँ। तो अब देखिए, अब इस जो हमारा नया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें 389 सीट्स थी और उसमें से आपको प्रिंसली स्टेट को जो थे नॉमिनेटेड होंगे और जो आपको जो ब्रिटिश इंडिया से लोग होंगे वो इलेक्टेड होंगे, ये था। अब समझिए कि एक इलेक्शन होता है, ठीक है, जुलाई और अगस्त के 1946 के बीच में, जिसमें इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जिसमें मेजोरिटी ऑफ सीट जो थी वो कांग्रेस जीत कर आती है। कांग्रेस टोटल 206 सीट जीत कर आती है सबसे बहुमत मेजोरिटी के साथ, ठीक है। और मुस्लिम जो लीग था वो 73 सीट्स जीत कर आती है और इंडिपेंडेंट लोग मतलब कि और जो लोग होंगे, ठीक है, वो 50। और यहाँ पे एक बात बता दें कि कौन सा, आप खुद से समझिए, जहां के राजा मान लीजिए कि सिंपल सा आप होते हैं और उसको कहा दिया जाए कि उस राज्य को मिला दिया जाए किसी देश में, ठीक है, और उस राजा का अस्तित्व खत्म कर दिया जाए, तो क्या आपको लगता है कि वो राजा तैयार होगा? कभी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ये कभी नहीं हो सकता है। तो जो भी प्रिंसली स्टेट होंगे वो बोल दिए कि अरे मुझे ये सब झंझटों में नहीं पड़ना, मुझे कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाना है, मुझे कोई देश के साथ मिलकर वो जो चीजें नहीं करना है, आप जाओ, आप खुश रहो, ठीक है। लेकिन प्रिंसली स्टेट यहाँ पर खुश नहीं थे, इसलिए वो हमेशा, क्योंकि वो हमेशा किंग ही रहना चाहते थे, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आए थे, ठीक है। तो 208 सीट जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए 73 और इंडिपेंडेंस 50, ठीक है। कुल मिलाकर कि आप देख सकते हैं कि अब हमारे यहाँ जितने सीट्स हैं, ठीक है, उतने सीट्स में से आपको प्रिंसली स्टेट को पूरा गायब कर दिया गया। गायब नहीं किया गया, वो है रिजर्व्ड है, बट वहां पर उस समय प्रिंसली स्टेट वाले लोग ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या हो सकती है। अब चीजों को आगे समझते हैं। इसके बाद अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग शुरू होती है धीरे धीरे, और मीटिंग को आसानी से हम लोग समझने के लिए देखते जाइए कि फर्स्ट मीटिंग जो होती है वो 9 दिसंबर 1946 में होती है। ध्यान दीजिएगा कि ये 1946 में ही क्रिसमसन आया था, उसके जुलाई अगस्त में इलेक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कि कौन लोग इसमें होंगे, और फिर लास्ट में क्या होता है कि 9 दिसंबर 1946 में यहाँ पर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती है, जिसमें से सिर्फ लोग 296 क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रिंसली स्टेट को साफ हमने हटा दिया है। अब 296 जो लोग बचे हैं उसमें से 211 आपको अटेंडेंस होती है। और ये इतना कम अटेंडेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग ऑलरेडी बाइकाट कर चुका था, क्योंकि मुस्लिम लीग का कहना था कि हम लोग को एक अलग कंट्री चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सारी कहानी, हिस्ट्री को एकदम कहानी की तरह पढ़िए। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का क्या नाम था कि वी वांट ए सेपरेट कंट्री एंड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसलिए क्या हो गया यहाँ पर कि मुस्लिम लीग
बॉयकॉट करने लगा, और जिसके चलते यहाँ पर 296 में से ओनली 211 जो पीपुल्स थे वही अटेंड किए थे इस फर्स्ट मीटिंग को। ठीक है, इसके बाद जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे इनको टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ठीक है, सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो कि फर्स्ट टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, और क्योंकि ये एल्डर थे इसलिए इनको बनाया गया था। अगली मीटिंग 2 दिन बाद होती है, सिर्फ 2 डेज बाद। इस चीज को ध्यान रखिएगा ताकि आप याद कर पाए। 9 दिसंबर 1946 के बाद 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को नेक्स्ट मीटिंग होती है, और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सचिदानंद जो हमारे सिन्हा थे उनको हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में उनको वहां पर बिठा दिया जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र जो प्रसाद है वो परमानेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट यही रहे हैं। अब इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो एससी मुखर्जी हैं, और बीएन राव जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है। याद रखिएगा यहाँ पर भीमराव अंबेडकर की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जो हैं अभी यहाँ पर उनकी हम लोग लास्ट में एक बात करेंगे। ठीक है, सारी चीजों को उनके लिए एक अलग से चैप्टर लेक्चर आएगा, तो वो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मीटिंग होती है, देखिए 2-3 बार नेक्स्ट मीटिंग हो रही है, सिंपल से याद करने का अभी तक तरीका, लेकिन 1946 के बाद की जो मीटिंग है उसके बाद बहुत दिन लग जाता है, तो वो हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी 11 दिसंबर 1946 के बाद 13 दिसंबर यानी कि फिर 1 डे का गैप लेकर आपको 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर को होता है आपको नेक्स्ट मीटिंग। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये सब मीटिंग है, आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जवाहरलाल जो नेहरू है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करते हैं असेंबली में। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर बताता है, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। ठीक है, और ये जो है पास किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947, यानी कि समझ सकते हैं कि 1 मंथ से भी ज्यादा समय लेकर। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू जी के द्वारा पास किया जाता है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा पास किया जाता है 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट मीटिंग होती है थोड़ा सा नेक्स्ट जो इवेंट है वो होती है 3 जून 1947 को, और यहाँ पर जो माउंट बेटन प्लान आता है। ठीक है, अब चूंकि आप समझ सकते हैं कि अभी मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें हो रही हैं, इसमें मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और वो सीधे ऐसा नहीं है कि जो हमारा इंडिया में 2011 मेंबर्स थे उसमें मुस्लिम नहीं थे, उसमें भी मुस्लिम थे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स नॉट सपोर्टेड एंड नॉट ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो मेजोरिटी ऑफ जो मुस्लिम थे अभी भी ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, तो सिंपल सा अभी भी उनका डिमांड इसके साथ ही तेज होते जा रहा है कि एक अलग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, सेपरेट एक कंट्री चाहिए। ठीक है, तो माउंट बैटन जो थे वो उस समय माउंट बैटन प्लान लेकर आए, और क्या होता है कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होने का इसमें बात होती है, और इसके साथ ही जो प्रिंसली स्टेट है वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को धीरे धीरे ज्वाइन करने लगे, क्योंकि उनको भी लग गया था कि अब काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको फॉर्मड होंगे, और इसके साथ प्रिंसली स्टेट आल्सो ज्वाइनिंग असेंबली अकॉर्डिंगली। याद रखिएगा कि यहाँ पर हम हिस्ट्री में बात करेंगे कि कौन इसके पक्ष में था, कौन इसके विपक्ष में था, कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन उसके लिए हिस्ट्री का लेक्चर आपको वेट करना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये सब सारी चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी, और हम जल्द ही आपको सीसेट की जो वीडियोज हैं वो तैयार हो रही हैं। ठीक है, तो हम उसको भी कोशिश करेंगे कि सीसेट की वीडियो भी आपको मिले जल्दी से जल्दी। तो हमारा सीसेट और इसके साथ ही इन्वायरमेंट का भी ये सारी चीजें तैयार की जा रही है, क्योंकि स्लाइड्स बनाना और बहुत कुछ करना होता है, तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी। और चूंकि सपोर्ट तो अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जोश जो है वही चीज है, हाई है। तो देखते हैं आप लोग का सपोर्ट कब तक आता है।
हमने बात कर ली 3 जून 1947 और हम लोग बहुत नजदीक आ गए हैं अपने आजादी के, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 जिसका सबको इंतजार, अब तो आप जानते होंगे उस समय तो ऐसा नहीं था कि हमको इसी दिन आजादी मिल जाएगी, लेकिन मिल गई, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 आपको उस दिन फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि एक स्वतंत्र भारत की क्या हुई, नई उदय हुई, हमारा देश स्वतंत्र हो गया था और सभी लोगों के एक स्वतंत्रता का स्पेशल अनुभव सभी लोगों को हो रहा था। और उस समय हमारी सीट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिक्रीज होकर 299 हो गई और चूंकि बहुत लोग क्या चले गए, पाकिस्तान में चले गए। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको आंकड़ा में अजीब लग रहा होगा क्योंकि पाकिस्तान भी बट गया था। आपको लग रहा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रिंसली स्टेट को छोड़ के, ठीक है, वन लीग और जो मुस्लिम लीग थी उसको भी छोड़ दिया जाए, तो हमारे यहाँ 211 लोग ज्वाइन किए थे फर्स्ट मीटिंग में। अब यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर 299 लोग कहां से आ गए, ठीक है। तो देखिए 211 लोग तो पहले से ज्वाइन किए थे और कुछ प्रिंसली स्टेट आ गए थे, ठीक है, इसलिए ये आपको आंकड़ा बढ़ गया था क्योंकि प्रिंसली स्टेट भी जो थे अब धीरे धीरे ज्वाइन करने लगे तो ये आंकड़ा इंक्रीज कर गया था। चलिए, हालांकि हमारा 200 ये जो 11 जो आंकड़ा है वो मुस्लिम लीग को हटाकर प्रिंसली स्टेट को हटाकर था फर्स्ट मीटिंग में, और उसके साथ कुछ लोग ज्वाइन किए बाद में, कुछ लोग जो प्रिंसली स्टेट से वो भी ज्वाइन किए, तो धीरे धीरे वो चीज आपको हो गई। अब यहां से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दो काम हो गया, ठीक है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट के नेतृत्व में एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना और उसके साथ ही लेजिस्लेचर का भी वर्क करना, क्योंकि लॉ बनाने का काम, ठीक है। क्योंकि पहला पार्लियामेंट जो था वो आपको हेड किया जा रहा था जेबी मालवंकर के द्वारा, क्योंकि पार्लियामेंट जब बनाया तो उसमें कुछ लॉ भी बनेंगे देश को चलाने के लिए। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, देखिए पहला नंबर की यहाँ पर दो काम हो गए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, और बाद में फिर उसको लॉ को भी कुछ फॉर्म करना था। तो उनके नेतृत्व में दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की दो काम थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉ फॉर्म करेगी तभी कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट करेगी, तभी एक कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण हो सकता है। तो दोनों काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास हो गए, ठीक है। तो अब समझिएगा अब क्या होता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक दिन तैयार हो जाता है, वो है 26 नवंबर 1949, ठीक है। और लेकिन चूंकि वेट किया जाता है कब तक, 26 जनवरी 1950 तक, और तब उसको लागू किया जाता है। तब तक 26 नवंबर 1946 तक आते आते हमारा जो टाइम लग गया था बनाने में वो लग गया था 2 ईयर 11 मंथ 80 डे। तो आपको यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो परमानेंट प्रेसिडेंट तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और किसके नेतृत्व में पार्लियामेंट जो हेड किया जा रहा था वो जेबी मालवंकर, ठीक है। कब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, तो 26 नवंबर 1949 को, और कब कितने दिनों में ये तैयार हुआ था, तो आपको यहाँ पर 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज। हालांकि यहां पर कुछ इसके ड्रॉबैक भी है, और ड्रॉबैक हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आगे देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइम लगा था वो बहुत ज्यादा लगा था। अमेरिका में जहां 4 मंथ लगा था और एक अच्छा खासा वहां पर बन चुका था आपको कॉन्स्टिट्यूशन, वहीं इंडिया में बहुत ज्यादा समय लगा। और फिर भी चूंकि डाइवर्सिटी ज्यादा है और इंडियन लोग कॉपी हम लोग ज्यादा किए हैं, इसलिए हम लोग को समय लगा, और उस पर हम बातें अभी नहीं करने वाला है। हालांकि आइए आगे। तो महात्मा गांधी और जीना जो थे, एक चीज, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी और जीना कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं रहे हैं, ये सिर्फ फ्रीडम फाइटर रहे हैं। और महात्मा गांधी तो एक अच्छे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, लेकिन जिन्ना का वही डिमांड जो पाकिस्तान का था वो थोड़ा सा जो रीजनल था, मतलब कि एक रिलीजन को लेकर पर्सपेक्टिव हो रही थी जो कि गलत थी, ठीक है। सबके साथ प्रेम भाव का थोड़ा सा हम इस पर ज्यादा हम लोग हिस्ट्री में नहीं करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा क्या क्या किए गए हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि टोटल जो सेशन है, पहले देखिए
टोटल कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 11 सेशन लगे थे, 64 कंट्री से हम लोग चीजें को उठाए थे और 64 लाख पूरा पैसा लगा था। और फाइनल जो सेशन था वो था 24 जनवरी 1950 और जस्ट 2 दिन बाद ये लागू कर दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है 1951 से लेकर 1952 तक और ये सारी चीजें हम लोग अब अगले दिन कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। होप आप सभी को अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपसे हमें उत्साह आ पाए। ठीक है, ताकि हम चीजों को आगे बढ़ा पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।